Good morning, everyone. My name is Sanjay, and today I am just going to explain the most important previous year asked questions in this sessions in detailed manner. So चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वेब ब्राउजर्स बुकमार्क और ए फेवरेट फीचर्स। तो बेसिकली जो वेब ब्राउज़र में बुकमार्क्स का जो फीचर होता है उसमें नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो जब हमें उस वेबसाइट को फर्दर अगर देखना है तो हमको वो चीज़ दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको बुकमार्क में या फेवरेट में सेव करके रखते हैं तो उस सेक्शन से जाकर हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, टू स्टोर एंड क्विकली एक्सेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। ऑप्शन ए जो कह रहा है वेदर अपडेट्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बुकमार्क का इस्तेमाल कभी वेदर अपडेट को दिखाने के लिए नहीं होता है। और ऑप्शन सी जो है वो ब्लॉक पॉपअप एड्स। पॉपअप एड्स का मतलब जैसे कि कोई भी अगर एड्स आता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए तो बुकमार्क का इस्तेमाल इसमें नहीं, इसके लिए भी नहीं करते हैं। ईमेल और अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हम बुकमार्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, टू स्टोर एंड क्विकली एक्सेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट, विच इज ऑप्शन बी। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एंड इमेज। तो इसका मतलब बेसिकली यह है जैसे कि जो भी आप कोई वेब पेज अगर डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग HTML, तो आपको अगर अपने वेब पेज में कहीं भी एक इमेज को लगाना है तो उसका जो राइट टैग होता है वो है IMGSRC इक्वल्स टू उस इमेज का URL और उस इमेज के URL के साथ जो भी आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट को आप अटैच करना चाहते हैं वो इसका है। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो कि आपको दिखा रहा है इमेज SRC, जो इसका ये इमेज किसी भी इमेज को अटैच करने का एक टैग है और उसके बाद उसका इमेज URL। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन XML व्हाट इज द पर्पज ऑफ XML डिक्लेरेशन। तो जब भी हम कोई भी XML डिजाइन करते हैं तो उसका एक हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका एक डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है। तो उस डिक्लेरेशन में हम बताते हैं कि बेसिकली जो हम जो XML यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम जो हमारी कैरेक्टर एनकोडिंग है, जिसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर एनकोडिंग है वो है हमारी UTF-8। तो बेसिकली इन XML में जब हम उस XML डिक्लेरेशन में ये इसका जो पर्पज होता है वो होता है इट स्पेसिफाई द कैरेक्टर एनकोडिंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। W3 स्टैंड्स फॉर। W3 स्टैंड्स फॉर का ये मतलब है WWW यानी सी, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई भी हम टैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो यही ऑर्गेनाइजेशन इसको वेरीफाई करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ XML। यानी कि ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इनमें से एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो XML के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। तो यस, XML जो है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। सेकंड ऑप्शन है इट कैन बी यूज टू डिफाइन कस्टम मार्कअप लैंग्वेज। यस, यू कैन डिफाइन योर ओन टैग इन द XML, सो इट्स अ कस्टम मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही, गलत बात है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर है वो ये कहता है कि ये XML कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बट इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज और ये ह्यूमन रीडेबल भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इन XML डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम कोई XML डॉक्यूमेंट को डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा XML डिक्लेरेशन होता है, XML पार्सर होता है, XML स्टाइल शीट होती है और XML स्कीमा होता है। तो इसका सही आंसर है XML स्कीमा। इस स्कीमा के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा XML का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, XML स्कीमा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है व्हाट इज द पर्पज ऑफ CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन।
तो इस ये जो है हमारी एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसको हमने सेट कर रखा है डिस्प्ले कॉलन नन पर। तो बेसिकली नन का मतलब ये है कि ये आप जो भी आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में आप दिखाना नहीं चाह रहे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट हाइड्स एन एलिमेंट फ्रॉम व्यू। मतलब आप उस चीज़ को डिस्प्ले ही करना नहीं चाहते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कॉलन नन को सेट कर देते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो फिर किसी भी यूज़र के अगेंस्ट सामने वो जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इट हाइड्स एन एलिमेंट फ्रॉम व्यू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट डज द CSS प्रॉपर्टी मार्जिन कंट्रोल। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि हम ना एक स्पेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस बेसिकली किस किस के बीच में होता है, तो मार्जिन जो स्पेस होता है उसको हम मैनेज करते हैं, वो होता है हमारे एडजेसेंट एलिमेंट। सपोज हमारे HTML एलिमेंट लगे हुए हैं, तो उसके बीच में हमें कितना स्पेस रखना है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये हम CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Which CSS property is used to control order of the element in relation to other element on the page such as stacking order। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी HTML एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Z इंडेक्स। Z इंडेक्स की मदद से हम किसी भी जो HTML एलिमेंट के उसके ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेस CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक टेक्स्ट अपीयर इन इटैलिक। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलिए अगर हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम उस टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी को हमको फॉन्ट स्टाइल के अंदर हमको उसको डिस्प्ले कराना होगा। तो बेसिकली फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी सिग्निफाई करती है कि आप इस प्रॉपर्टी में आके अपने किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, इसके बोल्ड कर सकते हैं, जो भी आप अपने टेक्स्ट पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। तो देखिए कोई भी वेब पेज जब डिजाइन होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम जो होता है वो HTML का होता है, और जो उसकी डिजाइनिंग का जो काम होता है वो CSS का होता है, और बेसिकली जो उसमें फ्रंट एंड पे जो भी हम उसमें फंक्शनलिटी को ऐड करना चाहते हैं वो हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं। तो टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ऑप्शन ए। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का जो काम होता है वो हमारे HTML का होता है। ऑप्शन बी, टू स्टाइल अ वेब पेज ऑफ एलिमेंट, क्यों स्टाइल करने का काम जो होता है वो CSS का होता है, तो जावास्क्रिप्ट का नहीं होता। टू ऐड इंटरएक्टिविटी एंड बिहेवियर टू वेब पेज, तो हमें किसी भी अगर वेब पेज में अपने जो है इंटरएक्टिविटी या कोई भी हमें फंक्शनलिटी को ऐड करना है तो हम इसका जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कोई भी उसमें फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं, इंटरएक्टिविटी वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच टाइप ऑफ फाइल पाथ इज टिपिकली शॉर्टर और मोर कंसाइज, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे फाइल के पाथ होते हैं, जिसमें हमारा एक एब्सोल्यूट फाइल पाथ होता है, एक रिलेटिव फाइल पाथ होता है, एक वेब पाथ होता है और एक लॉन्ग फाइल पाथ होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है रिलेटिव फाइल पाथ। चलिए बढ़ते हैं, जो है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल। अब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो बेसिकली हर प्रोटोकॉल एक अलग किसी कार्य के लिए बना है। जैसे कि हमारा HTTP प्रोटोकॉल है वो हमारे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए बना है। उसी तरीके से FTP प्रोटोकॉल है, जब हमको कोई भी फाइल सर्वर पे जो अपलोडेड फाइल है उसको हमको एक क्लाइंट के लोकल फाइल सिस्टम में लाना है, तो उस केस में हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP का इस्तेमाल करते हैं। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यही प्रोटोकॉल है जो सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल में आपकी मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SMTP। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ DNS? तो DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो बेसिकली इसका जो डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है कि सपोज आपका कोई भी URL है, तो वो URL ना किसी भी एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से मैप होता है। तो जब भी आप कोई भी URL को टाइप करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है ना DNS सर्वर के पास जाती है। उस DNS सर्वर के करस्पॉन्डिंग IP जो भी मैप होती है, उस मैप को वो दोबारा क्लाइंट को भेज देता है। तो DNS सर्वर का काम होता है टू ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू अ IP एड्रेस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर? यानी कि जो भी हमारा वेब ब्राउजर है उसका मेनली काम क्या है? तो ऑप्शन ए है सेंडिंग ईमेल। तो ईमेल जो भेजने का काम है वो ब्राउजर का काम नहीं है, वो हमारे जीमेल सर्विस प्रोवाइडर का काम है। या जो भी हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का काम जो है वो है जो भी ईमेल वगैरह भेजना है तो वो उसका काम होता है। गेम्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि गेम्स के लिए अपना एक अलग इंटरफेस होता है। तो वेब ब्राउजर इज नॉट बेसिकली डेवलप्ड फॉर टू प्लेइंग अ गेम। ठीक है। ऑप्शन सी व्यूइंग एंड नेविगेटिंग वेबसाइट। तो बेसिकली ब्राउजर के एड्रेस बार में जब आप कोई भी एड्रेस डालते हैं तो बेसिकली उस एड्रेस को डालने का आपका ये मतलब कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को नेविगेट करना चाहते हैं या उस वेबसाइट को व्यू करना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी व्यूइंग एंड नेविगेटिंग वेबसाइट। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम WWW के नाम से भी जानते हैं और इसका जो इन्वेंशन का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे टिम बर्नर्स-ली को। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टिम बर्नर-ली। स्टीव जो ऑप्शन ए है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया है। ऑप्शन सी बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है। ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग जो है इन्होंने फेसबुक को इन्वेंट किया है और टिम बर्नर-ली ने WWW को इन्वेंट किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टिम बर्नर-ली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन ए है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इज बेसिकली a web browser which is developed by Google. Second one Mozilla Firefox, it is also a web browser. ऑप्शन डी है सफारी जो कि एप्पल के द्वारा बनाया गया। जितने भी हमारी iOS डिवाइसेस हैं उसमें सफारी जो होता है वो भी एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये क्या है? बेसिकली हमारी एक स्प्रेडशीट है जो कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में होती है। ये बेसिकली हमारे डेटा को फिलअप करने के लिए होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर इन वेबसाइट एड्रेस? ठीक है। तो HTTP स्टैंड्स फॉर बेसिकली H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर अगेन ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। तो आपके ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन ए है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज ISP स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट? तो ISP बेसिकली क्या होता है? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल इस समय जो ISPs हैं वो हमारा रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ठीक है, सिफी है। तो ये जितने भी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं? जो अपने यूजर को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये बेसिकली क्या होती हैं? ये होती हैं ISP। तो ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। Which HTML tag is used to create a hyperlink on a web page? तो किसी भी HTML पेज में जब आपको कोई भी एक दूसरा URL आपको अपने HTML पेज में लिंक करना है तो उसके लिए होता है हमारा एंकर टैग और इसके साथ हम यूज करते हैं href एट्रीब्यूट। तो बेसिकली H1 जो होता है वो हमारी हेडिंग टैग है। तो ये तो आंसर गलत होगा।
डी जो है IMG जो टैग है वो हमारी किसी इमेज को अपने वेब पेज में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एंकर टैग href एट्रीब्यूट के साथ इस्तेमाल होता है किसी भी वेब पेज को हाइपरलिंक करने के लिए अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो इस केस में जो ए होता है वो हमारा HTML टैग होता है और href होता है वो उसका एट्रीब्यूट होता है या प्रॉपर्टी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विच इज ए टैग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एलोकेशन ऑफ IP एड्रेसेस एंड डोमेन नेम सिस्टम ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है कि सपोज आप कोई भी अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो आपके लिए एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और आपका एक नए यूनिक नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है आपको वो यूनिक एड्रेस और यूनिक नेम देने के लिए, जिससे आप कोई भी अगर आपको सर्च करता है तो आपके यूनिक नेम और यूनिक एड्रेस से वो आपको सर्च कर सके। तो इसका सही आंसर है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टर्म फॉर ए होम पेज दैट एडजस्ट इट्स लेआउट एंड कंटेंट बेस्ड ऑन द यूजर डिवाइस ऑन स्क्रीन साइज। तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा टर्म है जो अपने लेआउट को और कंटेंट को यूजर की डिवाइस के बेसिस पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो वेबसाइट पहले बनती थी वो होती थी स्टैटिक पेज। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होती थी उसमें ये होता था कि जो भी आपने एक बार लिख दिया दैट विल नॉट चेंज लेटर, ठीक है। तो जो आपने लिख दिया जब भी आप सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वही पेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब फ्रीक्वेंट चेंजेस की ज़रूरत पड़ी हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस में तो वर्ड आया डायनामिक। तो डायनामिक में बेसिकली क्या होता है, यूजर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा जो लेआउट है, पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स है वो चेंज होता है। लेकिन रेस्पॉन्सिव जो होम पेज है उसमें बेसिकली क्या है कि आज के समय में बहुत सारी डिवाइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वेबसाइट्स को मोबाइल पर देखते हैं, कुछ डेस्कटॉप पे देखते हैं, कुछ लैपटॉप पे देखते हैं, कुछ टैबलेट पे देखते हैं। तो ऐसा लेआउट जो डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने लेआउट को और कंटेंट को यूजर के सामने डिस्प्ले करता है तो वो ऐसा होता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में। तो जो भी होम पेज होगा वो होगा रेस्पॉन्सिव। दैट मीन अगर आप उसको टैबलेट में देख रहे हैं तो वो एक अलग तरीके से आपको दिखेगा और लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहे हैं तो उसको अलग तरीके से दिखाई देगा और मोबाइल में देखते हैं तो उसको अलग तरीके से दिखाई देगा। यानी कि आपकी जो भी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर देता है वो होता है रेस्पॉन्सिव होम पेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेस्पॉन्सिव होम पेज। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द IMG टैग इन HTML। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि IMG टैग बेसिकली एक इमेज को इंटीग्रेट करने के लिए होता है किसी वेब पेज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट डिस्प्ले एन इमेज ऑन द वेब पेज। क्योंकि जो ऑप्शन ए है ये हाइपरलिंक के लिए, तो हाइपरलिंक के लिए हमारा जो यूज होता है href होता है और न्यू पैराग्राफ के लिए एक न्यू लाइन करके p जो हमारा टैग है वो इस्तेमाल होता है और हेडिंग टैग के लिए हमारे h1 टैग्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टिपिकल फाइल एक्सटेंशन फॉर स्टैटिक वेब पेज। तो जो भी हम वेब पेज बनाते हैं HTML में तो बेसिकली हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं वो हमारे स्टैटिक पेज ही होते हैं। तो इसके एक्सटेंशन बात करते हैं तो इसका एक्सटेंशन है .html, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, .html। बिकॉज बाकी के जो भी एक्सटेंशन में दिए हुए हैं .php, .jsp और .css। तो .php एक हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो जब भी हम PHP में कोई फाइल बनाते हैं तो .php नाम से उसमें सेव करते हैं। .jsp ये होता है जावा सर्वर पेज। तो ये बेसिकली एक जावा की जब हम फाइल बनाते हैं तो उसको जब फाइल को सेव करते हैं तो .jsp के नाम से सेव करते हैं। और .css ये होता है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो जब भी हम कोई CSS फाइल बनाते हैं तो हम उसको .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं। लेकिन जो भी वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .html। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा .html। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए वेबसाइट होम पेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, और जब भी हम कोई पहली बार किसी वेबसाइट को लोड करते हैं तो सबसे पहले हमें वेबसाइट का होम पेज ही दिखता है। तो यानी कि कोई भी वेबसाइट अगर किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है तो उस रिप्रेजेंट वो बिजनेस किस बारे कैसे काम करता है, उस बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल टाइप की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो जनरली मेंशन की जाती है वेबसाइट के होम पेज पे। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, देखें इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये वेबसाइट का होम पेज नहीं होता है, जबकि इसका एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है जिसमें हमारी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये इस तरीके का ऑप्शन ए तो इस तरीके से गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्प्ले द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन। तो वेबसाइट को यूज करने के लिए कुछ क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जब भी आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशन से आप सेटिस्फाइड हैं। तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन का एक अलग पेज होता है, वेबसाइट होम पेज इस चीज़ को सर्व नहीं करता। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, टू इंट्रोड्यूस द वेबसाइट एंड गाइड यूजर टू अदर सेक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यही आपको वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराता है और आपको गाइड करता है कि आप दूसरी वेबसाइट के सेक्शन में किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो इसमें ये कह रहा है टू शोकेस कस्टमर रिव्यू। तो कस्टमर रिव्यू के लिए हमारे टेस्टिमोनियल का अलग वेब पेज होता है, इसमें हम कस्टमर के रिव्यू देख सकते हैं। तो जो बेसिकली किसी वेबसाइट के होम पेज का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करता है और अपने यूजर्स को गाइड करता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल्ड मैनर में काफ़ी पसंद आए होंगे और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।